हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में, आईएएस एग्ज़ाम के बारे में। और इसमें आप लोगों ने देखा है कि कुछ क्लासें हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपके दिमाग में यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी डाउट है, चाहे वो प्रीलिम्स से संबंधित हो या मुख्य परीक्षा से संबंधित हो या फॉर्म भरने की बात कर लीजिए, योग्यता से संबंधित हो या ऑप्शनल विषय से संबंधित हो, तो इन क्लासों को अगर आप लोग यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, इसमें आपकी महत्वपूर्ण क्लासें पड़ी हुई हैं। इन्हें कवर करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपके दिमाग में कोई सवाल रह जाएगा। आपके हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को मिल जाएगा। और अब आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट के विषय को एक तरह से पाठ्यक्रम सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी तक इतिहास हो आपका, भूगोल हो, इन दोनों ऑप्शनल के हम लोग सिलेबस को कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो ऑप्शनल विषय है ना आपका, उस पर बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो रही है। और आप सभी लोग जानते हैं, पहले अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो आपके आप देखिए 7 पेपर है ना, जिसमें आप देखिए निबंध है आपका, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और विकल्प पहला पेपर विकल्प ऑप्शनल का दूसरा पेपर। इन्हीं के आधार पर आप देखते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और इसमें इंटरव्यू के नंबर जुड़कर आपके टोटल नंबर हो जाते हैं 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, 2025 हो जाते हैं टोटल। और इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आपको कोई पद दिया जाता है। और आपके चयन में ऑप्शनल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आप देखते हैं कि ये 500 नंबर का होता है। यानी कि विकल्प जैसे आप लोगों ने कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना है तो उसके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आप देखिए 3 घंटे का होगा, 250 नंबर इसके लिए रहेंगे। दूसरा पेपर भी 3 घंटे का रहेगा, 250 नंबर इसके लिए रहेंगे। आप में से कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हम कैसे ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट रखें। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। आपकी रुचि है या आप देखिए आपकी पृष्ठभूमि, वैसे पृष्ठभूमि ज़्यादा मायने नहीं रखती है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। क्योंकि आप देखिए कई लोगों को ऐसा देखा हुआ है कि साइंस और उनका बैकग्राउंड था लोगों ने, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल रखा हुआ है और सिलेक्शन पाया भी है। तो आप लोगों को जिसमें रुचि हो, और आप देखिए कि छोटा बड़ा भी मायने नहीं रखता है। आप लोग देखेंगे इतिहास का बहुत बड़ा है, भूगोल का कह देते हैं छोटा है। आपको जिसमें सहूलियत हो रही हो और जिसमें आप लोगों को लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट है, बोरिंग नहीं लगता है, तो आप लोग उसी सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल रख सकते हैं। आपके पास जिसका स्टडी मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाए, किताबें उपलब्ध हो जाए, उसे आप लोग चुन सकते हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो सिलेबस है इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि पहला पेपर आपका, इसके लिए क्या क्या आप लोगों को पढ़ना होगा और इन कितने नंबर के लिए, इन 250 नंबर के लिए आप लोगों को 3 घंटे का समय मिलेगा। और देखिए, आंसर लिखने होंगे। यहाँ गोला गोला का कोई मतलब नहीं रहता है विकल्प देने का। आप समझ रहे हैं? जिस तरह से आप लोग कॉलेज लाइफ में होंगे, आप लोग 10वीं 12वीं में आंसर लिखते होंगे, उसी तरह से आंसर लिखने होते हैं। लेकिन फ़र्क है यहाँ आप देखिए टाइम में मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना होगा और शब्दों की सीमा भी याद रखनी होगी। तो पहले प्रश्न पत्र के लिए आप लोग राजनीतिक सिद्धांत एवं भारतीय राजनीति को पढ़ना है। इसमें आप लोग राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं उपागम के बारे में पढ़ेंगे। राज्य के सिद्धांत, इसमें उदारवादी, नव उदारवाद, मार्क्सवाद, बहुवादी, पश्चिम उपनिवेशी और नारी अधिकारवादी के बारे में पढ़ना होगा। न्याय, इसमें रॉल की न्याय के सिद्धांत के विशेष संदर्भ में न्याय के संप्रत्यय एवं इनके समुदायवादी समालोचक पढ़ना होगा। समानता, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता एवं स्वतंत्रता के बीच संबंध और सकारात्मक कार्यों के बारे में पढ़ना होगा। अधिकार, आप देखेंगे कि अर्थ एवं सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के अधिकार, मानवाधिकारों की संकल्पना, इन सब पर आपको गहन अध्ययन करना होगा। लोकतंत्र, क्लासिकी एवं समकालीन सिद्धांत, लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल, प्रातिनिधिक, सहभागी और विमर्शी, इन पर पढ़ना होगा। शक्ति, प्राधान्य, विचारधारा और वैधता की संकल्पना, इसके बारे में पढ़ेंगे।
राजनीतिक विचारधारा, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, फांसीवाद, गांधीवाद, नारी अधिकारवाद, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। भारतीय राजनीतिक चिंतन की तो धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बौद्ध परंपराएं, सर सैयद अहमद खान, श्री अरविंद, M.K. गांधी, V.R. अम्बेडकर, M.N. रॉय, इस तरह के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। इनका क्या राजनीतिक चिंतन था भारतीय। पश्चात राजनीतिक चिंतन, इसमें प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन एस मिल, मार्क्स, ग्राम्स्की, हन्ना आरेंट, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। फिर आप लोग पढ़ेंगे आगे भारतीय शासन एवं राजनीति। इसमें सबसे पहले आप लोग भारतीय राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। ये पहले पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल का जो पहला पेपर होता है ना, उसके लिए ये सब पढ़ना है आपको। इसमें आप देखिए भारतीय राष्ट्रवाद में भारत के स्वाधीनता संग्राम की राजनीतिक कार्य नीतियां, संविधानवाद से जन सत्याग्रह, असहयोग असहयोग, सविनय आज्ञा, भारत छोड़ो, उग्रवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलन, किसान एवं कामगार आंदोलन। जो आज़ादी आजकल आप लोग देख रहे हैं ना, इतने आसानी से नहीं मिली जितनी आसानी से आप सोच लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य उदारवादी, समाजवादी एवं मार्क्सवादी, उग्र मानवतावादी एवं दलित, इनके बारे में पढ़ना होगा। भारत के संविधान का निर्माण, ब्रिटिश शासन का रिक्त विभिन्न सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आपको देखने होंगे। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशित सिद्धांत, संसदीय प्रणाली एवं संशोधन प्रक्रिया और न्यायिक पुनर्विलोप एवं मूल संरचना सिद्धांत, इनके बारे में पढ़ना होगा। और आपको बताया हुआ है कि मान लीजिए अगर आप लोग संविधान, तो मुझे लगता है कि हर भारतीय को पढ़ना होगा। और अच्छा जागरूक इंसान की यही तो मतलब एक तरह से पहचान होती है कि वो सभी संविधान, सभी प्रावधानों के बारे में मालूम रहे, जागरूक रहे। फिर आप लोग संघ सरकार के प्रधान अंग कार्यपालिका, विधायिका और सर्वोच्च न्यायालय की विचारित भूमिका और वास्तविक कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे। राज्य सरकार के प्रधान अंग कार्यपालिका, विधायिका, उच्च न्यायालयों की विचारित भूमिका और एवं वास्तविक कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग आधारित लोकतंत्र, पंचायती राज एवं नगर शासन, 73वां 74वां जो संशोधन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। आधारिक आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि इस तरह के चाहे राष्ट्रीय आयोग हो, अंतर्राष्ट्रीय आयोग हो, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं हर साल। और इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, उन्हें पढ़िए अच्छे से, ठीक है। फिर आप लोग क्या करेंगे, संघ राज्य पद्धति, संवैधानिक उपबंध, केंद्र और राज्य संबंधों का बदलता स्वरूप, एकीकरणवादी प्रवृत्तियां, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, अंतर राज्य विवाद और योजना एवं आर्थिक विकास, नेहरूवादी और गांधीवादी परिप्रेक्ष्य, योजना की भूमिका और निजी क्षेत्र, हरित क्रांति, भूमि सुधार एवं कृषि संबंध, उदारीकरण एवं आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, निजातीयता के बारे में पढ़ेंगे। दल प्रणाली, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के वैचारिक एवं सामाजिक आधार, बहुदलीय राजनीति के स्वरूप और दबाव समूह, निर्वाचक आचरण की प्रवृत्तियां, विधायकों के बदलते सामाजिक आर्थिक स्वरूप और सामाजिक आंदोलन, इसमें नागरिक स्वतंत्रताएं, मानवाधिकार आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। यानी कि इतना पढ़ना है आपको ऑप्शनल के पहले पेपर के लिए। और देखने में बड़ा छोटा आपको लग रहा होगा, लेकिन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा सिलेबस है, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ आपको, बस समझा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न पत्र, जिसके लिए आप देखते हैं कि 285 नंबर रहते हैं, इसके लिए भी आपके पास टाइम 3 घंटे का ही रहता है। और ये भी आप देखिए लिखने के लिए आंसर आते हैं, कोई विकल्प एक नहीं रहता है, ठीक है, कि विकल्प 4 विकल्प दिए गए आपको चुनना होता है, ये छोड़ दीजिए। प्रश्न पत्र सेकंड, इसमें तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा चाइना से किस तरह का संबंध है, अमेरिका से किस तरह का संबंध है। तो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तुलनात्मक राजनीति स्वरूप एवं प्रमुख उपागम, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, तुलनात्मक प्रक्रिया की सीमाएं। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य, पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में राज्य के बदलते स्वरूप, उनकी विशेषताएं तथा उन्नत औद्योगिक एवं विकासशील समाज।
फिर आप लोग राजनीतिक, वित्तीय निदान एवं सहभागिता, उन्नत औद्योगिक एवं विकासशील समाजों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भूमंडलीकरण, विकसित एवं विकासशील समाजों से प्राप्त अनुक्रियाएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम, आदर्शवादी, यथार्थवादी, मार्क्सवादी, प्रकारवादी और प्रणाली सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आधारभूत संकल्पनाएं, और इसमें आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय हित और सुरक्षा एवं शक्ति संतुलन एवं वित्तीय रोध पर राष्ट्रीय कर्ता एवं सामूहिक सुरक्षा, विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ना होगा। बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था, महाशक्तियों का उदय, कार्यनीतिक एवं वैचारिक ध्रुवीयता, सशक्तिकरण की होड़ और शीत युद्ध, नाभिकीय खतरे के बारे में पढ़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्भव, ब्रेटन वुड्स से विश्व व्यापार संगठन तक समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं तथा पारस्परिक आर्थिक सहायता और परिषद, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की तृतीय विश्व की मांग और विश्व अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण देखना होगा। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो विचारित भूमिका एवं वास्तविक लेखा जोखा, विशेषीकृत संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, लक्ष्य एवं कार्यकरण और संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता। और विश्व राजनीति का क्षेत्रीकरण, इसमें EU, आसियान और एपेक, सार्क, नाफ्टा, इन सभी संगठनों के बारे में पढ़ना होगा। और समकालीन विश्व सरोकार, वैश्विक सरोकार, इसमें लोकतंत्र, मानवाधिकार, पर्यावरण, लिंग न्याय, आतंकवाद, नाभिकीय प्रसार के बारे में आपको देखना होगा। दूसरे पेपर के लिए ही आपको भारत और विश्व के संदर्भ में अगर कुछ और पढ़ना है तो भारत की विदेश नीति और विदेश नीति के निर्धारक, नीति निर्माण की संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, गुट निरपेक्षता आंदोलन को भारत का योगदान, विभिन्न चरण और वर्तमान भूमिका क्या है, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और भारत और दक्षिण एशिया, इसमें क्षेत्रीय सहयोग, सार्क, पिछले निष्पादन और भावी प्रत्याशाएं, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में भारत की पूर्व अभिमुखन नीति, क्षेत्रीय सहयोग की बाधाएं, नदी जल विवाद, अवैध सीमा पर उत्प्रवासन, निजातीय द्वंद्व एवं उपप्रलव सीमा विवाद, भारत एवं वैश्विक दक्षिण, इसमें अफ्रीकी एवं लातिनी अमेरिका के साथ संबंध, NIEO और WTO वार्ताओं के लिए आवश्यक नेतृत्व की भूमिका। और भारत और वैश्विक शक्ति केंद्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, चीन, रूस के बारे में आपको भारत के क्या संबंध है इन पर देखना होगा। भारत एवं संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, संयुक्त राष्ट्र शांति अनुरक्षण में भूमिका, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग, हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो आप देखते हैं कि स्थायी सदस्य, 5 स्थायी सदस्य ना, उसमें हमें भी जगह दी जाए। और ये 5 सदस्यों के पास ऐसी शक्ति है कि आप देखिए कोई प्रस्ताव अगर लाना है तो यहाँ बहुमत का कोई काम नहीं है, उस प्रस्ताव को पास करवाना है तो 5 को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी उसके विपक्ष में रहता है तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है, पास नहीं होगा। भारत एवं नाभिकीय प्रश्न, बदलते प्रत्यक्षण एवं नीति, भारतीय विदेश नीति में हाल के विकास, अफगानिस्तान में हाल के संकट पर भारत की स्थिति, इराक एवं पश्चिम एशिया, US एवं इजराइल के साथ बढ़ते संबंध, नई विश्व व्यवस्था की दृष्टि, इसके बारे में पढ़ना होगा। और इस तरह से आप लोग देखेंगे कि आपको राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इतना पढ़ना है, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। कौन सा? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इनके बारे में इतना सिलेबस, इतना पाठ्यक्रम आपको दिया गया है। और याद रखिए मुख्य परीक्षा में भी आपको फायदा देंगे। और कहते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट ऑप्शनल चुनना चाहिए हमें कि जो हमें मुख्य परीक्षा में भी फायदा दे, इंटरव्यू में भी फायदा दे, समझ रहे आप लोग, एक अच्छा इंसान भी बना दे और जिसमें हमारी दिलचस्पी भी हो, हम खो जाएं उसमें एक तरह से। अब आप देखिए कोई भी सब्जेक्ट ले लिया उसमें मन ही नहीं लग रहा है तो उसका मतलब क्या रह जाएगा। तो इस तरह से अभी तक हम लोग 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस कवर कर चुके हैं। अगला आप लोग बताइए कौन सा कवर करना है, आपका कौन सा और है, जो भी रहेंगे उन पर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। और कोई आपका सवाल हो और मेरे लिए खासकर कोई सुझाव हुआ करे तो उसे ज़रूर आप लोग बताया करिएगा, क्योंकि वो मायने रखता है आपका सुझाव मेरे लिए।